नमस्कार दोस्तों। आज और मैं आपके लिए नया टॉपिक, वही साझेदारी, आपका जो टॉपिक था पुराना, उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक, आज का जो टॉपिक है साझेदारी, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान में आपको जो परिभाषा दी है वो क्या है? भारत साझेदारी के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार ये क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। ठीक है, साझेदारी होती है। तो साझेदारी के जो लक्षण होते हैं, विशेषता होती है, क्या होती है? साझेदारी की विशेषता क्या होनी चाहिए? साझेदारी करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, क्या क्या जरूरतें होती है ना? तो जो साझेदारी की विशेषता है, तो ये यूट्यूब चैनल को, आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए लाते रहें। ठीक, तो हमारी साझेदारी के लक्षण या विशेषता है, सबसे पहले आपकी जो विशेषता होती है साझेदारी में, क्या विशेषता होती है? सबसे पहली कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। अब हमारा जो साझेदारी का अधिनियम है उसमें बताया है कि कम से कम इसमें कितने व्यक्तियों की आवश्यक होनी चाहिए? 2 व्यक्ति कम से कम होने चाहिए। और अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में कुछ वर्णित नहीं है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 सेक्शन 1 के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है, 100 से अधिक नहीं हो सकती। परंतु कंपनी नियम 2014 के अनुसार किसी भी प्रकार के साझेदारी व्यवसाय में वर्तमान में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित की गई है। मतलब इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि कम से कम से कम कितने? 2 व्यक्ति, और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते साझेदारी में। फिर आपका आता है अनुबंध या समझौता। अनुबंध या समझौता, जो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या समझौता होना अति आवश्यक होता है। अब समझौता 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो लिखित हो सकता है ना, लिखित हो सकता है, और एक होता है मौखिक। तो जो लिखित समझौता है ना, लिखित एग्रीमेंट होता है, वो आपका क्या होता है? उचित माना जाता है, उत्तम माना जाता है। यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो आप उसको न्यायालय में, कानून के समक्ष क्या कर सकते हो? प्रस्तुत कर सकते हो। हमारे बीच किसी प्रकार की कुछ समस्या उत्पन्न होती है, हम साझेदार हैं, हम 2 व्यक्ति, तो हमारे बीच किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? उसको लिखित में रहेगा तो हम किसी को दिखा सकते हैं। लेकिन क्या है, मौखिक है तो हम किसी के सामने जाके ये नहीं कह सकते कि भैया हमारे 2 के बीच में ये बातें हुई थी, हम 2 ये कर सकते थे, है ना। लेकिन जब हमने लिख के रखी है कि भैया मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, आप इतने पैसे लगा रहे हो, आप, मेरे को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, इनको इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए, जब आप ये लिख के रखोगे और उसके बाद यदि आपको कोई विवाद होता है तो आप क्या कर सकते हो? किसी के सामने या न्यायालय के सामने ये प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन मौखिक में ऐसा नहीं होता है कि आप भैया बोल दिया कि 2 लाख रुपए भैया ने लगाया, 2 लाख रुपए साहब ने लगाया, ऐसा हुआ, बाद में आप किसी प्रकार का विवाद होता है कि भैया प्रॉफिट शेयर करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, तो आप किसी के सामने जाके उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो लिखित समझौता, अनुबंध, एग्रीमेंट होता है वो क्या आपके लिए उत्तम होता है। इसके बाद आपका जो है वैधानिक व्यवसाय। अब साझेदारी कर रहे हो तो साझेदारी के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है कि व्यवसाय कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। वैधानिक मतलब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, लीगल बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस जो वैधानिक नहीं हो वो साझेदारी में ऐड नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका क्या रहता है कि वैधानिक व्यवसाय का क्या होना चाहिए? कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए, वैध व्यवसाय होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, फिर आपका आ जाता है लाभ विभाजन। अब लाभ का विभाजन तो हर एक व्यापार का काम होता है कि भाई लाभ कमाना, है ना, हर एक व्यापार का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो साझेदारी व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उसे साझेदारों के मध्य बांटने के लिए ही होता है। साझेदारी का जन्म भी काय के लिए होता है? साझेदारों
द्वारा लाभ कमाकर आपस में बांटने के लिए होता है। फर्म द्वारा कमाया हुआ लाभ उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यापार में लाभ विभाजन नहीं होता है तो उसे हम साझेदारी संस्था नहीं कह सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी व्यापार की हानि बांटने के लिए ही कोई कार्य करते हैं तो उनके व्यापार को भी हम साझेदारी नहीं कह सकते। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर फार्म के किसी प्रतिनिधि या मैनेजर का व्यवसाय के लाभ का कुछ अंश दिया जाता है तो उसे भी हम साझेदारी में नहीं गिनेंगे। साझेदारी क्या होनी चाहिए? आपस में कार्य करने के बाद जो उनसे जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसको आपस में बांटने को हम क्या कहते हैं? साझेदारी लाभ का विभाजन। फिर होता है व्यवसाय का संचालन। तो व्यवसाय का संचालन इसमें जरूरी नहीं है कि सभी साझेदारों द्वारा किया जाए। व्यवसाय का जो संचालन होता है वो जरूरी नहीं है कि सभी साझेदारों द्वारा किया जाए। सभी साझेदारों की सहमति से किसी एक साझेदार द्वारा भी, मतलब साझेदार अपने व्यवसाय में जितने व्यक्तियों की आवश्यकता है ना, उसके आधार पर पैसा जो कैपिटल है, कैपिटल लगाने वाले तो सब बराबर भी लगा सकते हैं, है ना, या जिसका जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, उसका संचालन कोई एक पार्टनर भी कर सकता है, दो पार्टनर भी कर सकता है, या सभी के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है आपका सदविश्वास। तो आपकी जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप कब चलती है? पार्टनरशिप का एक मेन वो रहता है पार्ट कि भैया आपके बीच, पार्टनर्स के बीच, साझेदारों के बीच क्या होना चाहिए? सदविश्वास होना चाहिए। विश्वास एक दूसरे पर होना चाहिए कि हम इस प्रकार से व्यापार को संचालित कर सकते हैं, है ना, कि हमारे बीच किसी भी प्रकार का मतभाव नहीं हो, है ना, क्योंकि हम एक दूसरे पर विश्वास करके ही व्यापार करना चाहते हैं, है ना। हमारा जो व्यापार चलेगा वो किस पर चलेगा? एक दूसरे के विश्वास पर। हम सही, हमारा जो रेवेन्यू रहेगा, हमारा जो प्रॉफिट रहेगा, हम क्या होगा सही सही बताएंगे कि हमारा व्यापार में इतना लाभ हुआ, इतना ये हुआ, है ना, पूरी सही सही जानकारी देंगे तो हमारा क्या होगा? सदविश्वास भी बना रहेगा। तो ये हमारी क्या थी? साझेदारी की विशेषताएं थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।